नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। हमारे साथ आज चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात की। जब सभी की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट के युद्ध पे थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक नया कांड कर दिया। भाजपा ने पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार का जो बिहार की सत्ता पे कब्जा था, उसको नीतीश कुमार से छीन लिया है। अब बिहार में बीजेपी पहली बार इतिहास में अपना सीएम देने जा रही है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने कल गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और एक नए राजनीतिक अध्याय की नीतीश कुमार शुरुआत करेंगे। वो पहले ऐसे सीएम होंगे जो सीएम रहते हुए राज्यसभा जा रहे हैं। देश के सभी सदनों में वो अब सदस्य रहेंगे। वो इसके पहले विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में सदस्य रह चुके हैं। अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं और ये नीतीश कुमार के लिए क्या एक डाउनफॉल है या फिर बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का ये परिणाम है? बीजेपी की शुरू से परंपरा रही है। आप तमाम घटनाक्रम लगातार देख सकते हैं। बीजेपी एक ऐसा पेड़ है कि उसके नीचे कोई पेड़ प्रफुल्लित नहीं हो सकता। ये उनका अपना एक गणित है, जिसके नाते वो ये करते रहते हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी जो 2 महानुभाव हैं जो देश चला रहे हैं, जबकि भक्तगण कह रहे हैं कि विश्व चला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो देश चला रहे हैं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, वो उस किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उनके लेवल के बराबर आ जाए। जैसे ही वो बराबर आने वाला लगता है, उसे हटा दिया जाता है। तमाम घटनाक्रम है, तमाम लोग हैं, तमाम पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जरा सी भी इधर उधर करने का प्रयास किया तो उनको रास्ता दिखा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में बिहार में पूरी तरह से माइंड मेकअप कर रखा था उसने कि हमको मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, बनना चाहिए। इत्तेफाक से, क्योंकि यहां जो वोट का हिसाब था, जो महिलाओं का मैक्सिमम वोट था, वो नीतीश कुमार को जा रहा था। उन्होंने काम भी किया था। नशाबंदी, जिसको वहां के लोग बहुत ज्यादा अच्छा मान रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं कि वहां नशाबंदी है नहीं, पेपर पे है। नशा आज भी चल रहा है, दारू आज भी बिक रही, लेकिन महिलाओं ने इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी। इसलिए महिलाओं का जो वोट का परसेंटेज था वो मैक्सिमम नीतीश कुमार को गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले तक ये माइंड सेट कर चुकी थी कि हमको यहां अपना मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन जब उसने ये देखा कि सारा गेम या सारे जो वोट पड़ रहे हैं और वहां के बिहार की जो लोगों की प्राथमिकता है वो नीतीश कुमार है, तो भाजपा ने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। काफी दिनों तक इस पे ऊहापोह थी। हमें इस समय बिहार के ही प्रशांत किशोर जी की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि नवंबर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। नहीं नवंबर सही, मार्च सही, अप्रैल सही, अप्रैल में वो चले जाएंगे। हम तो इसको ये कहेंगे कि जिन समाजवादी विचारधारा को लेकर नीतीश कुमार आए थे, लालू प्रसाद जी उसमें थे, कर्पूरी ठाकुर थे, जयप्रकाश नारायण जी का भी वो था बर्दाश्त, वो विचारधारा एक तरह से समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी आज तक कभी वहां सरकार नहीं बन पाई थी, इस बार उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी को यह फैसला लेना पड़ा, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के विचार हैं, लेकिन हमारी अपनी सोच ये है कि जब विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो केंद्र सरकार सशक्त रहे, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके, इसके लिए पूरा एपिसोड तैयार किया गया और किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार को यहां लाया गया। राज्य कमजोर हो जाए कोई बात नहीं, नेतृत्व परिवर्तन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो आभा मंडल है उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, सरकार पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सब कुछ किया गया है।
चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की स्कीम निकाली, जिसपे ऐसा माना गया कि बम्पर वोटिंग हुई। चुनाव के बाद भी ऐसा वादा था कि बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। नीतीश कुमार तो सीएम ही नहीं रहेंगे, तो उस गारंटी वाली योजना का क्या होगा, पहली चीज। और दूसरी, क्या नीतीश कुमार जब सबसे अधिक सीटें पाए, उनके पास जब 25-30 सीटें थी, तब भी वो सीएम रहे? 3 मार्च 2000 में पहली बार नीतीश कुमार सीएम बने और तब से अब तक 10 बार वो सीएम रहे हैं। उनके पास सीटें हमेशा कम थी, बहुमत से कम सीटें थी, हमेशा सीएम रहे। इस बार जब सबसे अधिक सीटें नीतीश कुमार ने जीती, तब वो सीएम नहीं रह रहे। तो क्या ये एक प्रकार से जनादेश का अपमान नहीं है, जिसके परिणाम में हमें देखने को मिला कि जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर नारेबाजी की और जेडीयू पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, कुर्सियां तोड़ी गई? क्या वास्तव में बिहार की जनता का जनादेश का ये अपमान है? अब इसको जनादेश का अपमान कहें या नीतीश कुमार जी की कोई ऐसी नस दब गई है, इस पे चर्चा करें। कुछ भी हो सकता है। यद्यप बिहार के 2 धुरंधर, एक तो आज नहीं है, रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी, हवा का रुख देख लेते थे। कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं बनी जिसमें रामविलास पासवान जी मिनिस्टर नहीं बनते थे। यही बात नीतीश कुमार जी की थी। 10-10 बार मुख्यमंत्री बनते, इधर उधर बदलते रहे। लेकिन पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी से गच्चा खा गए। क्यों खा गए, ये तो वही बेहतर जान सकते हैं। बताया तो ये जा रहा है कि जो आपने अभी कहा कि 10,000 रुपए देने की जो महिलाओं की बात थी, तो पहली किस्त दी गई थी। आज हालत ये है बिहार की, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर पोजीशन है, और जब पैसा नहीं है तो कैसे बनेगा। बताया तो जा रहा है, जो खबरें आ रही कि जो शराबबंदी है वो भी वहां से खत्म की जाएगी, ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो, पैसा आवे। इस तरह के तमाम तरीके अपनाए जाएंगे और ये सब भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कहा यह जाएगा, ऐसे वहां रह के अगर नीतीश कुमार जी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शराबबंदी लाते, शराब को खोल देते, तो दिक्कत आ सकती थी, उनकी छवि प्रभावित होती। अब वो सेंटर में रहेंगे और वहां भारतीय जनता पार्टी अपने मुताबिक वो सब कुछ करेगी जो सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक है। नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है जेडीयू की ओर से? हालांकि अब तक वो जेडीयू पार्टी की उन्होंने सदस्यता नहीं ली थी, और बीजेपी अगर अपना सीएम फेस वहां पे देती है, तो बीजेपी के पास क्या कोई ऐसा चेहरा है जो बिहार में नीतीश कुमार से बढ़ के हो, जिसको बिहार की जनता पसंद करे? अब तक कोई ऐसा चेहरा जो आपको लग रहा हो बिहार में सीएम लायक है बीजेपी के पास? बिहार में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, चूंकि कुर्मी समाज से नीतीश कुमार जी आ रहे थे, तो उसी समाज से कोई व्यक्ति आ सकता है। मांग तो तरह तरह की रही। चिराग पासवान जी की मांग हो रही कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही उसमें उम्मीद इसी बात की है कि उस वोट बैंक को थामे रहने के लिए, क्योंकि यादव के बाद सबसे बड़ी जो वोट बैंक है वो कुर्मी समाज की है, और उस कुर्मी समाज के वोट बैंक पर नीतीश कुमार पूरी तरह से पकड़ थी। आज वो वोट बैंक जो है दिग्भ्रमित है, आक्रोशित है, और उसको लग रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। लेकिन चूंकि चुनाव तो अभी वहां कुछ होने नहीं, अभी तो लंबा पीरियड बाकी, तब तक जख्म जो है पूरे हो जाएंगे। तो रही बात नीतीश कुमार जी के पुत्र की, यह कोई आवश्यक नहीं है कि पिता का अगर बड़ा नाम हुआ है तो बेटे का भी नाम हो। बेटे की शिक्षा बाप से अच्छी हो सकती है, स्किल कहां से लाएगा वो? उसके लिए तो स्वयं तपना पड़ता है ना, ऐसे नहीं बनती। चाह कर भी अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन को उतना बड़ा फिल्म स्टार नहीं बना पाए जितना वो हैं। सुनील गावस्कर अपने बेटे को उतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बना पाए जितने वो हैं। सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन अपवाद भी है, हो भी सकता है कि जिस तरह की दूसरा कोई 25 साल 30 साल 35 साल की कोई युवा तो है नहीं। वो निशांत कुमार जी 50 वर्ष की आयु है उनकी। अब वो राजनीति में कितना फिट बैठते हैं। राजयोग तो
पिताजी दे सकते हैं अगर उनके पास है। मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को दी। अब अखिलेश का अपना क्लेवर था, उन्होंने उसको चमकाया, बढ़ाया। अब अगर ये क्लेवर उनके हाथ पास है तो जेडीयू की भविष्य सुरक्षित रहेगी। अदरवाइज वहां के जो 2 महारथी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, संजय झा जी और ललन कुमार जी, इन्होंने तो पूरी तरह से जेडीयू को भाजपा के कदमों में लाकर रख दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ, नीतीश कुमार खुद उसके संयोजक थे, और जब ऐसी बात आई कि इंडिया अलायंस की ओर से एक चेहरा दिया जाए, नीतीश कुमार मांग कर रहे थे कि उनको इंडिया अलायंस का नेता चुना जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद यदि उनके स्तर पर किसी नेता की स्वीकार्यता है तो वो नीतीश कुमार की भी है, क्योंकि बिहार से आते ओबीसी समाज के एक बड़े लीडर है और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से वो कभी घिरे नहीं। इतना लंबा उनका कार्यकाल रहा बतौर सीएम, लेकिन इस तरह के आरोप कभी नीतीश कुमार पे नहीं लगे। तो क्या वहां पे इंडिया अलायंस से चूक हुई? कांग्रेस या ममता बनर्जी या आम आदमी पार्टी को बड़ा दिल दिखा के नीतीश कुमार को एक नेता के रूप में स्वीकार लेना था, उनकी स्वीकार्यता होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, और उसके परिणाम स्वरूप कितना घाटा इंडिया अलायंस को हुआ। यदि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में आए होते, 2024 चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाता, तो क्या वास्तव में दिल्ली में हमको इस वक्त दूसरी सत्ता देखने को मिलती? यकीनन आपकी इस बात में दम है। कुछ गलती इंडिया गठबंधन से भी हुई, लेकिन इसके पीछे भाजपा की भी अपनी रणनीति थी। वो नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार उधर जाने पाए। इसके लिए उन्होंने भी अपनी सारी गोटे बिछा रखी थी, अपने लोगों को लगा रखा था। जिन 2 चेहरों का जिक्र हमने किया वो ऑलरेडी इसके लिए थे कि उधर जाने न पाए किसी भी तरह से। यद्यप उधर इंडिया के ब्लॉक की तरफ ऐसा कुछ नहीं था। नीतीश कुमार जी अगर जरा से इच्छा व्यक्त करते तो कोई ऐसा नहीं था जो विरोध करता। उप प्रधानमंत्री तक की तो बात हो ही रही थी, एक ही सीढ़ी तो ऊपर था, वो बन जाते। लेकिन भाजपा ने ऐसा होने नहीं दिया जानबूझकर, क्योंकि भाजपा को पता था कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश का भविष्य एक सशक्त और ईमानदार व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी चाल चली और ये सारा खेल चाणक्य ने रचा, जिसके नाते ये हुआ जो बिहार में हो रहा है, और अप्रैल में नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक दुनिया समाचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।